एक गांव में रमेश अपनी बेटी गौरी के साथ आराम से रहता था। रमेश किसान था और फसल करके अपनी बेटी और अपना गुजारा करता। एक सुबह रमेश खेतों पर जा रहा था तो उसने अपनी बेटी गौरी से कहा, सुनो गौरी, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। हाँ हाँ पिताजी, आप जाइए, पर आपने खाना तो खाया ही नहीं है। अरे नहीं बेटी, मन नहीं है, आज थोड़ा पेट भरा हुआ है। पर आपने तो रात में भी ज्यादा नहीं खाया था। अरे अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ इस वजह से। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ये कहकर रमेश खेतों के लिए निकल गया और गौरी घर के कामों में लग गई। तभी वहाँ पर गांव का चंदन आया और गौरी से बोला, अरे गौरी, तुम क्या कर रही हो? चंदन, तुम यहाँ पर? तुम यहाँ क्यों आए हो? ये तो तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ। देखो चंदन, अभी मेरे पिताजी घर पर नहीं है, तो तुम्हारा इस तरह मेरे घर पर आना अच्छी बात नहीं है। गांव वाले 10 तरह की बातें करेंगे और मेरी बदनामी होगी। अरे तुम गांव वालों की चिंता क्यों कर रही हो? मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हारे घर पर रिश्ते की बात भेजूंगा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है चंदन, और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर मैं अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकती। तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे पिताजी ने मुझे कितनी मुश्किलों से पाला है। हाँ हाँ मुझे पता है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर गौरी काफी खुश हुई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। रमेश को इस बार फसल में काफी नुकसान हो गया, जिससे वो काफी दुखी हुआ। हे भगवान, इस बार तो मुझे फसल में काफी नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूं? पिताजी, आप परेशान मत होइए, सब कुछ सही हो जाएगा। अरे कैसे सही होगा? इस बार सारी फसल मारी गई, अब तो अगली बार फसल करने के लिए कुछ है भी नहीं। तो पिताजी, आप कोई दूसरा काम देख लीजिए ना। हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, दूसरे काम से पैसे जमा कर लेता हूँ, पर आखिर दूसरा काम क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे पिताजी, बहुत सारे काम होते हैं, आप एक बार गांव में जाकर तो देखिए। ये सुनकर रमेश गांव में काम मांगने के लिए निकला, पर किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। तभी उसे गांव का बिरजू मिला और उसने रमेश से कहा, अरे काका, आप गांव में काम क्यों ढूंढ रहे हैं? आप कोई काम कर पाएंगे? ये सुनकर रमेश थोड़ा परेशान हुआ और बोला, अरे बेटा, मेरी फसल मारी गई है, इसलिए काम ढूंढ रहा हूँ। पर काका, हमारे गांव में तो सिर्फ मजदूरी है, और आप अपना शरीर देखिए, अब आप इतने बूढ़े हो चुके हैं, तो अब आप मजदूरी नहीं कर पाएंगे। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, पर क्या कोई और काम नहीं है? नहीं नहीं, कोई और काम नहीं है, मेरी मानिए तो आपको पैसे की ही तो ज़रूरत है ना। हाँ हाँ बेटा, पैसों की ही ज़रूरत है, क्योंकि मुझे फिर से फसल करनी है। तो आप सेठ जी से पैसे उधार ले लीजिए, फिर बाद में दे देना। ये सुनकर रमेश सोच में पड़ गया और बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं सेठ से ही पैसे उधार ले लेता हूँ। ये कहकर रमेश सेठ के घर आ गया। सेठ ने जब रमेश को देखा तो कहा, अरे रमेश काका, आप यहाँ पर कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है, फिर से फसल करूँगा। अरे काका, आपको जितने पैसे ले जाने हैं ले जाइए, मैंने क्या मना किया है? आपने मना तो नहीं किया है, फिर भी मुझे पैसे मांगते हुए अजीब लग रहा है। अरे क्यों काका, अजीब क्यों लग रहा है? मैं क्या कहीं बाहर का हूँ? कितने रुपए चाहिए बताइए? आप 10,000 रुपये दे दीजिए। हाँ हाँ ले जाइए आप, पर आप मेरे पैसे दे देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसे ही फसल अच्छी होगी मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। ये सुनकर सेठ काफी खुश हुआ और फिर उसने अपनी पत्नी को आवाज देते हुए कहा, अरे सुनैना, जरा पैसे तो निकाल कर लाना। हाँ हाँ, मैं अभी पैसे निकाल कर लाती हूँ। इसके बाद सुनैना पैसे निकाल कर लाई और उसने सेठ को दे दिए, जिस पर सेठ ने रमेश को पैसे देते हुए कहा, ये लो काका, आराम से ले जाओ।
पैसों को देखकर रमेश खुश हुआ और वहां से चला आया, जिस पर सुनैना ने अपने मन में कहा, इन्होंने इतनी आराम से पैसे दे दिए, जरूर कोई गड़बड़ है, क्योंकि वैसे तो ये कभी भी इतने आराम से किसी को पैसे देते नहीं है। सुनैना को इस तरह सोच में डूबा देख सेठ ने उससे कहा, अरे क्या हो गया, तुम क्या सोच रही हो? अजी एक बात बताइए, आप तो किसी को पैसे देते हैं नहीं, तो फिर रमेश काका को कैसे दे दिए? अरे तुम नहीं समझोगी, चलो तुम अपने काम से काम रखो। हाँ, मैं तो अपने काम से काम ही रख रही हूँ, पर याद रखना, अगर मुझे कुछ भी उल्टा सीधा मिला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो सुनैना? देखिए, मुझे आपकी नीयत अच्छी तरह पता है, और अगर जो मैं सोच रही हूँ वही हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर सुनैना वहाँ से निकल गई, जिस पर सेठ थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे लगता है पागल हो गई है, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रही है। वहीं दूसरी तरफ रमेश पैसे लेकर घर आया और उसने गौरी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर गौरी भी काफी खुश हुई और बोली, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपकी मदद करूंगी फसल करवाने में। हाँ, क्यों नहीं बेटी, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। अगली सुबह वो दोनों खेतों पर आए और फसल की तैयारी करने लगे। तभी वहाँ पर चंदन भी आ गया और बोला, लाइए काका, मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ। नहीं चंदन, तुम रहने दो, वरना तुम्हारे पिताजी उल्टा सीधा कहेंगे कि मेरे बेटे से काम करवाते हो। अरे पिताजी क्यों कहेंगे? लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। इसके बाद चंदन भी उन लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था, पर समय के साथ फसल भी काफी अच्छी हो रही थी, जिसे देखकर रमेश और गौरी काफी खुश थे। चलो लगता है इस बार फसल अच्छी हो जाएगी। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। पर एक दिन अचानक से तेज बारिश हो गई, जिससे सारी मेहनत बेकार चली गई और फसल बेकार हो गई, जिसे देखकर रमेश काफी दुखी हुआ। हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरी तो फसल बेकार हो गई, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं? पिताजी अपने आप को संभालिए, आप इसमें क्या कर सकते हैं, बारिश ने ही सारा काम खराब कर दिया है। यही तो मुझे समझ में नहीं आता, आखिर भगवान क्या चाहते हैं? आप भगवान को क्यों दोष दे रहे हैं पिताजी? अरे और किसको दूं, जैसे तैसे तो पैसे उधार मांग कर लाया था, अब मैं सेठ जी के पैसे कहाँ से दूंगा? ये सुनकर गौरी भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। अब रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो काफी ज्यादा दुखी रहने लगा। अपने पिता को इस तरह दुखी देखकर गौरी ने उन्हें काफी समझाया। पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हैं? सब कुछ सही हो जाएगा। कैसे ठीक होगा बेटी, सेठ कभी भी पैसे मांगने आ सकता है, क्योंकि उसे पता लग गया होगा कि हमारी फसल खराब हो गई है। तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं पिताजी, मैं सेठ जी से बात कर लूंगी। तुम क्या बात करोगी, तुम्हें पता नहीं है, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। हाँ मुझे पता है, पर कोई ना कोई इंतजाम कर लिया जाएगा। कुछ इंतजाम नहीं होगा बेटी, लगता है अब मेरा ये घर भी चला जाएगा। ये सुनकर गौरी भी दुखी हो जाती है और एक दिन गौरी नदी पर पानी भरने के लिए गई, जहाँ पर चंदन उसे मिलने आया। चंदन ने गौरी से कहा, मुझे बहुत बुरा लगा, इस बार भी तुम्हारी फसल खराब हो गई। हाँ चंदन, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से तुम्हें अब किसी और से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब हम बहुत गरीब हो गए हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो गौरी? चाहे तुम कितनी भी गरीब हो जाओ, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। नहीं चंदन, तुम्हारे पिताजी अब कभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपने पिताजी को समझा दूंगा। दूसरी तरफ सेठ ये सारी बातें सुन रहा था, जिसे सुनकर उसे काफी गुस्सा आया और उसने अपने आप से कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि गौरी सिर्फ मेरी है। मैं ये सब इसलिए किया था जिससे गौरी मेरी हो सके। ये कहकर सेठ वहाँ से चला गया। अगले दिन सेठ रमेश के घर आया और बोला,
अरे रमेश काका, क्या कर रहे हो? आओ आओ सेठ जी, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्यों, क्या पैसे का इंतजाम हो गया काका? नहीं नहीं, पैसे का इंतजाम तो नहीं हुआ है। अरे तो फिर मेरा क्यों इंतजार कर रहे थे? आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी सेठ जी। हम लोग बहुत गरीब हैं, आपको तो पता ही है। हाँ हाँ, मुझे पता है रमेश काका, पर आपको मेरे पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। पर मैं कहाँ से पैसे दूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे कुछ और दिन की मोहलत दे दीजिए। अरे काका, कितनी तो मोहलत दे दी, अब मैं आपको और मोहलत नहीं दे सकता। अब आपको मेरे पैसे देने पड़ेंगे। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं सेठ जी? हमारे पास पैसे नहीं हैं। अरे तो कोई बात नहीं, आप पैसे मत दीजिए, पर एक रास्ता है जिससे आपके पैसे माफ हो सकते हैं। ये सुनकर रमेश थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अच्छा, क्या रास्ता है? मुझे भी बताओ। अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो। अरे आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? आप अपनी उम्र देखिए और मेरी बेटी की। आप तो पहले से ही शादीशुदा हैं, मुझे पता है, पर तुम्हारी बेटी मेरे घर पर रानी बनकर रहेगी। तभी वहाँ पर गौरी आ गई और उसने सारी बातें सुन ली और बोली, अगर आप यही चाहते हैं तो मुझे मंजूर है सेठ जी। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? नहीं नहीं, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। तो आखिर आप क्या चाहते हैं पिताजी? कि सेठ जी हमारे घर पर आकर रोजाना गांव वालों के सामने हमारी बेइज्जती करे? अरे तो क्या हुआ, तो इनकी उम्र तो देख, ये मेरी उम्र के हैं। होने दीजिए पिताजी, शायद भगवान को यही मंजूर है। ये सुनकर सेठ काफी खुश हुआ और बोला, चलो अच्छी बात है, अब मैं चलता हूँ, शादी की तैयारी करिए। इसके बाद सेठ वहाँ से चला गया, जिस पर रमेश काफी दुखी हुआ और बोला, ये तूने क्या किया बेटी? तू ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे पता है तू चंदन से प्यार करती है, फिर आखिर तू सेठ से कैसे शादी कर सकती है? ये सुनकर गौरी भी काफी हैरान हुई और बोली, आपको पता था पिताजी? हाँ हाँ, मुझे पता था, और मैं उसके पिताजी से बात भी करने जा रहा था। कोई बात नहीं पिताजी, शायद मेरे नसीब में ये ही लिखा था। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं चंदन से इस बारे में बात करूंगा। पर आप चंदन से क्या बात करेंगे, और वो भी क्या कर सकता है? दूसरी तरफ जब सुनैना को इस बारे में पता लगा तो उसने अपने आप से कहा, मुझे पता था सेठ इसलिए रमेश काका को पैसे दे रहा है, मैं इस सेठ को छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन चंदन नदी किनारे अकेला खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर सुनैना आई, जिसे देखकर चंदन ने कहा, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? देखो, मैंने तुम्हें यहाँ पर जरूरी काम के लिए बुलाया है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बताइए। इसके बाद सुनैना ने चंदन को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर चंदन काफी हैरान हुआ और बोला, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं ऐसा जरूर करूँगा। इसके बाद चंदन वहाँ से चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ सेठ काफी ज्यादा खुश था और उसे खुश देखकर सुनैना ने उससे कहा, क्या हुआ, आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे गांव में कुछ बातें चल रही हैं आपके और गौरी के बारे में, क्या वो सब सच है? अरे नहीं नहीं, सारी बातें अफवाह हैं, और वैसे भी अमीरों के लिए तो लोग बदनामी भरी अफवाहें उड़ाते ही रहते हैं। हाँ, भगवान की कृपा से ये सब अफवाह ही हो, क्योंकि अगर सच हुआ ना तो मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर सेठ ने अपने मन में कहा, तू क्या मुझे छोड़ेगी? मैं ही तुझे छोड़ दूंगा, बस एक बार गौरी से ब्याह हो जाने दे। सेठ को इस तरह सोच में डूबा देख सुनैना ने कहा, क्या सोच रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। इसके बाद सेठ वहाँ से चला गया,
जिस पर सुनैना ने कहा, मुझे पता है आपको क्या काम है, पर चिंता मत कीजिए, मैंने भी ऐसी चाल चली है ना कि आपको अपनी नानी याद आ जाएगी। ये कहकर सुनैना भी अपने काम करने लगी। वहीं चंदन गौरी से मिलने आया, जिस पर गौरी ने मिलने से मना कर दिया। चंदन, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। मुझे पता है, पर क्या तुम ये शादी अपने मन से कर रही हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। अब तुम मुझसे मिला मत करो, क्योंकि मेरी शादी सेठ से होने वाली है। मुझे पता है, पर क्या तुम ये शादी अपने मन से कर रही हो? तो क्या हो गया, जैसे भी कर रही हूँ, शादी तो कर रही हूँ ना, इसलिए अब तुम यहाँ पर मत आया करो। ये सुनकर चंदन थोड़ा दुखी हुआ और वो वहाँ से चला गया। तभी उसे रमेश मिला। रमेश ने जब चंदन को देखा तो कहा, अरे बेटा, तुम यहाँ पर? मैं गौरी से मिलने आया था, पर गौरी ने तो मिलने से मना कर दिया। मुझे पता है, वो इस समय काफी दुखी है, किसी से भी मिलना नहीं चाहती। पर वो मुझसे एक बार बात तो करे, मैं उसे कुछ बताना चाहता हूँ। तुम मुझे बता दो, मैं गौरी को बता दूंगा। इसके बाद चंदन ने रमेश को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर रमेश भी हैरान हुआ और बोला, क्या तुम सच कह रहे हो चंदन? ऐसा हो सकता है? हाँ, यही तो मैं बताने आया हूँ, पर कोई बात नहीं, अब ये सब मैं बाद में बताऊंगा। ये कहकर चंदन वहाँ से चला गया और आखिरकार शादी वाला दिन आ ही गया। सेठ मंदिर में गौरी और रमेश का इंतजार कर रहा था। वो काफी खुश था। बस कुछ ही देर में मेरी और गौरी की शादी हो जाएगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये गौरी अभी तक आ क्यों नहीं रही है? तभी वहाँ पर गौरी अपने पिता रमेश के साथ आई। गौरी को देखकर सेठ काफी खुश हुआ और बोला, अरे तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सेठ जी, मुझे कुछ काम याद आ गया था, इसी वजह से। अरे हमारी शादी से भी बढ़कर तुम्हारे लिए कोई काम है। एक बार शादी हो जाए, फिर तुम्हें जो करना है करते रहना। क्यों गौरी, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर चलो पंडित जी, शुरू हो जाओ, हमारी जल्दी से जल्दी शादी कराओ। इसके बाद पंडित शादी करने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। तभी वहाँ पर चंदन आ गया। चंदन को देखकर गौरी काफी हैरान हुई। वहीं सेठ भी काफी हैरान हुआ और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो चंदन? मैं ये शादी रुकवाने आया हूँ सेठ जी। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये शादी नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? आप बस गौरी से इसलिए शादी कर रहे हो ना कि वो पैसे नहीं दे सकती है। मैं उसके बदले पैसे दे रहा हूँ। ये सुनकर गौरी काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, ये तुम क्या कह रहे हो चंदन? तुम हमारे बदले के पैसे क्यों दे रहे हो? क्यों नहीं दे सकता गौरी? जब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर गौरी काफी ज्यादा दुखी हो गई और बोली, नहीं नहीं चंदन, तुम हम पर यह एहसान मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगी। तभी वहाँ पर चंदन का पिता रामदास आ गया और उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? अब तुम हमारे घर की बहू बनने वाली हो, तो तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। चंदन, सेठ जी के पैसे दे दो। ये सुनकर चंदन ने सेठ को पैसे दे दिए, पर सेठ ने पैसे लेने से मना कर दिया। ये क्या बात हुई सेठ? तुम्हें अपने पैसों से मतलब है या फिर गौरी से शादी करने से? अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो ये बात मुखिया जी के पास जाएगी। रामदास की बातें सुनकर सेठ काफी ज्यादा परेशान हुआ और बोला, हाँ ठीक है, मैं पैसे ले लेता हूँ। और फिर सेठ पैसे लेकर वहाँ से चला गया, जिस पर रमेश ने रामदास से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी लाज बचा ली, वरना सेठ मेरी बेटी से शादी कर लेता। अरे ऐसे कैसे शादी कर लेता? मुझे तो पता ही नहीं था। अगर चंदन पहले बता देता तो मैं पहले ही गौरी की शादी अपने बेटे से कर देता। ये सुनकर गौरी भी काफी ज्यादा खुश हो गई और फिर उसी मंदिर में गौरी और चंदन की शादी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सेठ काफी ज्यादा गुस्से में था और बोला, मैं इस चंदन को छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई
मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ने की। ये कहकर सेठ घर आया तो हैरान हो गया, क्योंकि उसका घर पूरा का पूरा खाली हो चुका था और वहाँ पर सुनैना नहीं थी, जिसे देखकर सेठ काफी हैरान हुआ। अरे ये मेरा घर खाली कैसे हो गया और सुनैना कहाँ है? तभी अचानक उसे मेज पर एक चिट्ठी रखी हुई मिली। उसने जब चिट्ठी को पढ़ा तो अपना माथा पकड़कर बैठ गया। ए राम, मैं इस सुनैना को छोड़ूंगा नहीं। इसने तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। ये तो मेरा सारा माल पानी लेकर भाग गई। मैं तो बर्बाद हो गया। ये कहकर सेठ जोर जोर से रोने लगता है। मुझे नहीं पता था ये सुनैना ऐसा कुछ करेगी। अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? ये भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। ये कहकर सेठ जोर जोर से चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ गौरी ने चंदन से कहा, वैसे तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अगर सच बताऊं तो मेरी मदद सेठ की पत्नी सुनैना ने की है। क्या उन्होंने? पर उन्होंने क्यों की? क्योंकि वो सेठ को सबक सिखाना चाहती थी। उन्हें पता लग गया था कि सेठ तुमसे शादी करना चाहता है, इसलिए उन्होंने उस दिन मुझे नदी पर बुलाया और मुझे पैसे देकर कहा कि मैं ये पैसे सेठ को लौटा दूं, यानी कि उसका कर्म ही उस पर वापस पड़ गया। ये सुनकर गौरी काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, मुझे नहीं पता था कि सेठ की पत्नी हमारी इस तरह मदद करेंगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और अब सेठ को भी पता लग गया होगा कि उसकी पत्नी भी क्या चीज है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि सुनैना घर छोड़कर भाग गई है, सारे पैसे जेवर लेकर। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो गए, पर वो खुश भी थे, क्योंकि सेठ ने जो उसके साथ किया था लौटकर उसे वापस मिल गया था। और अब